हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोज्ञान क्लासेस। बायोज्ञान क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मानव में पाचन की क्रियाविधि यानी डाइजेशन मैकेनिज्म या फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, पाचक ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं, तो उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने एक पॉइंट बताना भूल गए थे, वो है कि अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। वो एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है, उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अग्नाशय है वो अग्नाशय से हार्मोन भी स्रावित होते हैं और एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं। जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके विपरीत जिससे एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। अब देखिए, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, पैंक्रिया एक ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं और हार्मोन भी स्रावित किए जाते हैं। तो इनसे जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं अग्नाशय रस के अंदर। कहाँ होते हैं? अग्नाशय रस के अंदर एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। वो इसकी दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक कोशिका का नाम है अल्फा कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम है बीटा कोशिका। एक का नाम है अल्फा कोशिका, दूसरी कोशिका का नाम है बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं इंसुलिन। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि ग्लूकागॉन क्या करता है अपने शरीर में और इंसुलिन क्या करता है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन अपने शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, इस इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण जैसे ही मान लीजिए सीमा से बाहर यानी कि आउट ऑफ लिमिट जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा अपने ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो उसके लेवल को वापस कंट्रोल करने के लिए, उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि उसे शुगर की बीमारी है या फिर मधुमेह रोग हुआ है, या फिर हम साइंटिफिक टर्म में बोल सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या बोल सकते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ मेलाइटस नामक जो बीमारी है वो इस हार्मोन की कमी की वजह से होती है, जिसके कारण शुगर का लेवल अपने ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और शुगर मूत्र के साथ में बाहर त्याग दिया जाता है, जिससे अपने शरीर में ग्लूकोज है वो नहीं रह पाता और हमें प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाती है, क्योंकि ग्लूकोज से ही ऊर्जा मिलती है। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ने वाले मानव में पाचन की क्रियाविधि। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 घटकों का या फिर 3 पोषक तत्वों का पाचन होता है। बाकी वाले डायरेक्ट अवशोषित हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन से वो सीधे ही अवशोषित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा खनिज लवण है, तो खनिज जो मिनरल्स होते हैं और साल्ट्स होते हैं वो भी सीधे ही अवशोषित किए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो 3 पोषक तत्व होते हैं जिसमें आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा और तीसरा है प्रोटीन। इन 3 पोषक तत्वों का हमारे शरीर में पाचन होता है। ये एक प्रकार के जटिल अणु होते हैं और इनका पाचन होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इस के अंदर पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन अपने शरीर में कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने मुख गुहा के अंदर जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है स्टार्च। क्या नाम है? स्टार्च। एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंदर हम बात करने वाले हैं एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की जिसका नाम है स्टार्च। अब देखिए, स्टार्च का पाचन अपने मुख गुहा के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो हम इस प्रकार से भी
एक प्रश्न बनता है, तो वो प्रश्न ये है कि अपने शरीर में भोजन का पाचन है कहाँ से शुरू होता है या फिर कौन से अंग से शुरू हो जाता है। तो अपने शरीर में मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती है और लार ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। अब आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है। ये आपके लिए सवाल है, तो आप इस सवाल को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एमाइलेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है। यदि आपने लास्ट लेक्चर को पढ़ा है, लास्ट वीडियो लेक्चर को आपने ध्यान से देखा है या फिर ध्यान से पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं और इसका उत्तर भी दे देंगे। तो जो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और इसको लार के अंदर जो उपस्थित एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। क्या नाम है? एमाइलेज एंजाइम। और इस एमाइलेज एंजाइम के द्वारा इसको तोड़ा जाता है माल्टोज के अंदर। किसमें तोड़ा जाता है? माल्टोज के अंदर। और ये प्रक्रिया होती है, वो होती है इस मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ होती है एमाइलेज एंजाइम, और उस एमाइलेज एंजाइम की सहायता से स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च नामक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज नामक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे भी पाचन हो जाता है मुख गुहा में। लेकिन ये यहाँ पे जो पाचन होता है वो पूरे भोजन के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसका लगभग 30% हो जाता है। कितना होता है? 30%। उसके बाद में गर्सिका के अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये एक प्रकार की नलिका है जो गर्सनी को अमाशय से जोड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भोजन है वो इस प्रकार से आता है, जैसे कि ये नलिका है आगे से संग्रहित होती है। तो भोजन जैसे ही यहाँ आएगा तो फिर ये मोटी हो जाएगी, और जैसे जैसे आगे आगे संग्रहित होती है तो वो भी वापस धीरे धीरे जैसे जैसे भोजन के कण हैं, भोजन के कण आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो पीछे से संग्रहित होती जाएगी और आगे से फूलती जाएगी। पीछे से संग्रहित होती जाएगी और आगे से यहाँ से ऐसे ऐसे फूलती जाएगी और फूलती जाएगी, और पीछे से इस प्रकार से संग्रहित होती जाएगी। और पीछे से जैसे दाब लग रहा है और जैसे ही प्रेशर लगेगा यहाँ पीछे से, तो पीछे से प्रेशर लगने के बाद में ये भोजन का कण है वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार की जो गति होती है भोजन की उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोला जाता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट या फिर कर्मानुकुंचन गति। पेरिस्टालसिस मूवमेंट या फिर कर्मानुकुंचन गति। तो गर्सिका में भोजन का गमन है या फिर भोजन का प्रवाह है वो गर्सनी से अमाशय तक किस विधि के द्वारा या फिर किस प्रकार की गति के द्वारा होता है? तो वो है कर्मानुकुंचन गति या फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फिर उसके बारे में देखिए, ये जो माल्टोज है, तो माल्टोज वापस यहाँ आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। अमाशय के अंदर माल्टोज को पाचित करने वाला या फिर माल्टोज पाचक एंजाइम नहीं होता है। अमाशय के अंदर एक रस निकलता है, जठर रस, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, ये माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट है, फिर यहाँ आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के डियोडिनम के अंदर जैसे ही आता है तो यहाँ पर आंत्र रस स्रावित होता है, और एंटेरोसाइट नामक कोशिकाओं के द्वारा जो आंत्र रस यहाँ पे स्रावित होगा, उस आंत्र रस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है माल्टेज एंजाइम। क्या नाम है? माल्टेज एंजाइम। और ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टेज नाम से पता चल रहा है कि माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? माल्टोज को। तो ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टेज एंजाइम तोड़ेगा माल्टोज को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये है माल्टोज, और माल्टोज को तोड़ेगा ये माल्टेज एंजाइम। और माल्टेज एंजाइम जैसे ही माल्टोज को तोड़ेगा तो क्या बनेगा? तो माल्टोज एंजाइम जैसे ही माल्टेज को तोड़ेगा तो फिर बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब देखिए, यहाँ पे था स्टार्च, और स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को हमने पहले माल्टोज में बदला, और माल्टोज में बदलने के बाद में फिर माल्टोज बदल गया ग्लूकोज में। और इसमें मुख्य रूप से दो एंजाइम काम में लिए, एमाइलेज और माल्टेज में। अब देखिए, यहाँ पे जो 30% स्टार्च का पाचन यहाँ हुआ, बाकी वाला स्टार्च का पाचन कहाँ होगा? तो बाकी वाला स्टार्च का पाचन है यहाँ पे है अग्नाशय, और अग्नाशय से जैसे अग्नाशय रस इस छोटी आंत के अंदर खुलेगा, जैसे डियोडिनम के अंदर खुलेगा, तो डियोडिनम के अंदर जैसे ही इसका रस आ जाएगा, रस आने के बाद में तो वहाँ पे भी एक प्रकार का एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एमाइलेज एंजाइम अपने शरीर में एक तो लार से निकलता है और एक अग्नाशय रस में उपस्थित होता है। अग्नाशय रस वाले
एमाइलेज एंजाइम को बोलते हैं अग्नासी एमाइलेज एंजाइम या फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। और लार के अंदर उपस्थित एमाइलेज एंजाइम को बोलते हैं लार एमाइलेज एंजाइम या फिर सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। तो लार एमाइलेज एंजाइम के द्वारा हम लिख सकते हैं यहाँ लार एमाइलेज एंजाइम है उसके द्वारा 30% और अग्नासी एमाइलेज एंजाइम में उसके द्वारा 70% स्टार्च का पाचन होता है। अग्नासी एमाइलेज के द्वारा कितने परसेंट, बाकी वाले 70% स्टार्च का पाचन होता है। तो अग्नासी एमाइलेज के द्वारा 70% और लार एमाइलेज के द्वारा 30%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्च का पाचन है ये एमाइलेज एंजाइम और अग्नासी एमाइलेज के द्वारा होगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अब कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का नहीं होता है, जैसे कि स्टार्च है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा सुक्रोज है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए सुक्रोज है, सुक्रोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किस में तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इस एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो सुक्रोज को तोड़ेगा वो कौन है, सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम है वो पाया जाता है आंतरी रस में या आंतरा रस के अंदर। और उसमें उपस्थित एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है, इन्वर्टेज नामक एंजाइम है। उस इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से इस सुक्रोज को तोड़ा जाता है। सुक्रोज को किस में बांटा जाएगा, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर ग्लूकोज का सीधे यहाँ पे छोटी आंत के डियोडिनम के बाद वाले भाग जेजुनम और इलियम के अंदर अवशोषण हो जाएगा। और ये इसका पाचन होने के बाद में फिर अगला स्टेप आता है अवशोषण। और अवशोषण है यहाँ पे विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है इन छोटी आंत में, और उन छोटी आंत की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण हो जाता है। और अवशोषण के द्वारा फिर ये पदार्थें वो रक्त के अंदर मिल जाएंगे और कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे वसा के पाचन की। अब जो दूसरा स्टेप है वो हम बात करेंगे वसा का पाचन। सबसे पहले मान लीजिए कोई जैसे कि घी है, तेल है, ये सारे जो वसा है इसमें वसा उपस्थित होती है। और जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं उनमें वसा होती है, जैसे कि घी, तेल, इन सभी के अंदर दही है, दूध है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो यकृत है, यकृत के नीचे पित्ताशय होता है। और पित्ताशय के अंदर यकृत से पित्ताशय के अंदर आएगा रस जिसे हम बोलते हैं पीत रस। और पीत रस के अंदर होते हैं लवण जिन्हें हम बोलते हैं पीत लवण। और ये जो पीत लवण है ये यहाँ से वाहिनी के द्वारा और अग्नाशय की वाहिनी से जुड़ेंगे और फिर अग्नाशय वाहिनी ये इसके अंदर खुल जाएगी। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही ये वो रस आ जाता है, कौन सा रस, पीत रस। और पीत रस के अंदर होते हैं पीत लवण। और वो पीत लवण क्या करते हैं, पीत लवण वसा की बड़ी गोलिकाएँ हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। वसा की जो बड़ी गोलिकाएँ हैं, जैसे कि ये वसा है तो वसा की एक बड़ी गोलिका है, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर बांट दिया जाता है। जैसे वसा की ये बड़ी गोलिका है उसको छोटी छोटी वसा की गोलिकाओं के अंदर छोटी छोटी बूंदों के अंदर बांट दिया जाता है। तो ये जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है पीत लवण के द्वारा, बाइल साल्ट के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार की वसा को हम बोलते हैं पाइसीकृत वसा या फिर इमल्सिफाइड फैट। तो पाइसीकृत वसा या इमल्सिफाइड फैट भी बोल सकते हैं, इमल्सिफाइड लिपिड भी बोल सकते हैं। तो ये जो पाइसीकृत वसा है, अब ये जो पाइसीकृत वसा है ये भी आपको ध्यान रखना है कि वसा की बड़ी गोलिकाओं के ऊपर जैसे पीत लवण कार्य करते हैं तो वसा की छोटी छोटी बूंदें बन जाएगी या फिर छोटी छोटी वसा के टुकड़े या अणु बन जाएंगे जिसे हम बोलते हैं पाइसीकृत वसा। और इस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है इसे बोलते हैं पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पाइसीकरण। क्या बोलते हैं, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। अब ये जो वसा, जो पाइसीकृत वसा है, इस वसा के ऊपर एक एंजाइम कार्य करता है जिसे बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। और ये जो लाइपेज एंजाइम होता है अग्नाशय के अंदर, और अग्नाशय से आता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत के अंदर इसका पाचन होगा। छोटी आंत के अंदर जैसे ही पाइसीकृत वसा है उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम कार्य करेगा और ये लाइपेज एंजाइम फिर उस वसा को बाहर देगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में।
वशीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वशीय अम्ल को हम इंग्लिश में फैटी एसिड भी कह सकते हैं या कहते हैं, वशीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। अब इनका क्या होगा, इनका वापस छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के जो जेजुनम और इलियम वाले भाग है उसमें इनका भी अवशोषण हो जाएगा। तो वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण हो जाएगा और फिर वहाँ पे ये रक्त के अंदर मिल जाएंगे। वसा का पाचन भी यहाँ तक होता है और इनसे फिर वापस एनर्जी रिलीज होगी। फिर उसके बाद में तीसरा अपना पोषक तत्व है जिसका नाम है प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन। जो दाल होती है, दालों के अंदर, और दाल में भी सोयाबीन नामक दाल है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो प्रोटीन है, तो तीसरा हम लिखेंगे प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हुआ, लेकिन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ से शुरू होगा, वसा का पाचन छोटे आंत से शुरू होगा, लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। तो इस प्रोटीन का पाचन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक अमाशय के अंदर जो जठर रस निकलता है उसमें होता है पेप्सिनोजन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन नामक एंजाइम। और ये एक होता है निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव फेज के अंदर रहता है, निष्क्रिय अवस्था में ये एंजाइम रहता है। अब इस एंजाइम के ऊपर इसकी अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा HCl निकलता है और वो जो HCl है वो पेप्सिनोजन के ऊपर मिल जाता है या फिर पेप्सिनोजन से क्रिया करता है। पेप्सिनोजन से जैसे क्रिया करेगा ये पेप्सिनोजन बदल जाएगा पेप्सिन में। किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन के अंदर बदल जाएगा। और ये जो पेप्सिन होता है वो होता है सक्रिय एंजाइम। कैसा एंजाइम होता है? सक्रिय एंजाइम। अब ये जो पेप्सिन है वो क्रिया करेगा प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन के ऊपर जैसे ही पेप्सिन क्रिया करेगा, तो पेप्सिन क्रिया करने के बाद में क्या होता है, ये जो प्रोटीन है वो बदल जाएगी पेप्टाइड में। किस में बदल जाएगी? पेप्टाइड में। या फिर पेप्टाइड की बहुत सारी श्रृंखला जुड़ी हुई है तो इसे हम पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। तो ये पेप्टाइड प्लस पेप्टोन में बदल जाएगी। पेप्टाइड प्लस पेप्टोन के अंदर ये बदल जाएगी और फिर पेप्टाइड और पेप्टोन है उसके ऊपर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्रिया करता है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक जैसे एंजाइम क्रिया करता है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करते हैं, तो ये जो पेप्टाइड है वो बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल के अंदर बदल जाते हैं। इसमें डाइपेप्टाइडेज एंजाइम भी होती है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड होता है तो फिर पॉलीपेप्टाइड को तोड़ने का पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइडेज को तोड़ेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड के बाद में डाइपेप्टाइडेज आएगा, वो डाइपेप्टाइडेज अमीनो अम्ल को तोड़ देगा, सॉरी डाइपेप्टाइडेज को ये सारे जो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन है वो अमीनो अम्ल के अंदर तोड़ देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, लास्ट फॉर्म है वो है अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल लास्ट इकाई है, किसी भी प्रोटीन जो बनती है वो अमीनो अम्ल से बनती है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज से बनता है मुख्य रूप से, इसके अलावा फ्रक्टोज भी हो सकती है उसकी इकाई, और जो वसा बनती है वो बनती है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से। तो ये सारे छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो बड़े अणु होते हैं किसी भी भोजन के, जो बड़े अणु जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जिसमें आपने देखा स्टार्च है वो भी एक बड़ा अणु है, उसको बदला जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये सारे जो अणु हैं इनको छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ दिया जाता है। तो एक प्रकार से पाचन का भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए। पाचन के अंदर क्या होता है कि भोजन के जो बड़े अणु होते हैं उनको सरल अणुओं के अंदर, भोजन के जो भी बड़े अणु और जटिल अणु हैं उन बड़े और जटिल अणुओं को सरल अणुओं के अंदर बांटा जाता है, ताकि अपनी शरीर की आंत्र कोशिकाएँ हैं वो आंत्र कोशिका उनका अवशोषण आसानी से कर सके। तो ये था प्रोटीन का पाचन। तो इसमें प्रोटीन है वो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पेप्टाइड और पेप्टोन में बदलती है, और फिर ये पेप्टाइड और पेप्टोन फिर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा अमीनो अम्ल के अंदर बदल दिए जाते हैं। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन है वो निकलते हैं आंत्र रस से और अग्नाशय से। इसके बाद में आपका ये जो पाचन है, पाचन तंत्र है, मानव में पाचन है, वो पूरा पूरा यहाँ पे चैप्टर
पूरा हुआ। अब ये जो टॉपिक पूरा हुआ इस चैप्टर का मानव तंत्र है या फिर ह्यूमन सिस्टम नामक टॉपिक के अंदर मानव में पाचन की क्रियाविधि कंप्लीट हुई। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।